हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शुभ पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी को पता है कि आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है और इकोनॉमिक्स की सीरीज में हम कुछ ना कुछ लेके आते ही रहते हैं आपकी एसएससी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। मेंस के एग्जाम्स आ रहा है तो आज मैं कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल देखा ही होगा। तो बिना देरी के आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ 20 से 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं और कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए उस चीजों को स्टार्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। इसमें से कौन सा करंट एसेट का उदाहरण नहीं है, परिसंपत्ति का उदाहरण नहीं। करंट एसेट का मतलब याद रखिए जिसको तुरंत कैश में या कैश के फॉर्म में हो। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस देखिए क्या है। पहला है कैश, कैश को आप कर सकते हैं। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी अपने आप में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, करंट एसेट में आती है। उसी तरह से अगर आप बिल्स रिसीवेबल को देखें तो जितने भी बिल्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना ऑप्शन देखिए बिल्डिंग्स, तो आपको पता कि बिल्डिंग्स को कैश में कन्वर्ट करना आसान काम नहीं है। इसको अगर आपको चाहिए तो ये फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? ये फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बिल्डिंग। कि भाई जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स को आप तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। फिक्स एसेट और करंट एसेट के बीच का आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन सेंस का भी यूज करें तो आसानी से जवाब मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए, अगला सवाल हमारे लिए क्या है भाई? नाबार्ड के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ लीजिए, ठीक है, कि नाबार्ड क्या है और किन किन ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके नाबार्ड बनाया गया। देखिए, नाबार्ड के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो हुई हैं, बट नाबार्ड को वेल डिटेल डिस्कस नहीं किया गया है। तो सवाल ये है कि नाबार्ड जो था, नाबार्ड वाज मेड आफ्टर मर्जिंग विच ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर मर्जिंग विच ऑर्गेनाइजेशन। आपको है कि भाई नाबार्ड का, आप सोचिए किसको बनाया गया था भाई? कोई आइडिया? इसमें ऑप्शन है एआरडीसी, एनआरडीसी, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो क्या लगता है कि किसको मिक्स करके नाबार्ड को बनाया गया था? एनी आइडिया? आरबीआई से कब सेपरेट हुआ और नाबार्ड को आप बताइए कि किन किन चीजों से हमने बनाया। नाबार्ड के बारे में काफी कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, क्या लगता है? सोचिए सोचिए, अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, देखिए क्या पता आंसर्स मिल जाए आपको। शिव रमन कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन किया है, राइट? शिव रमन कमेटी ने इसका किया है रिकमेंडेशन। तो क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए? जरा सोचिएगा और इसके बाद कोशिश कीजिएगा कि आप इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए, ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें से बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखिए, देखो ईएमआई बैंकिंग से आ जाती है, हेल्ड टू मेच्योरिटी भी फाइनेंस का है और क्रेडिट वैप भी क्या है? अपने आप में फाइनेंस या बैंकिंग का है। लेकिन अगर आप डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन जैसा वर्ड इकोनॉमी में बहुत कम यूज, रेयरली देखने को मिलता है, तो ये कोई बैंकिंग टर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया सर? आप कहेंगे यहाँ पे जो आंसर है सर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आपका कहीं पे भी नहीं है। ये ईएमआई तो आप सभी को पता है कि बैंक से लोन को पे करने पे ईएमआई होती है। वही मेच्योरिटी में जब आप कोई लाइक म्यूचुअल फंड्स लें, ठीक है, या आप क्या करें, कोई भी पॉलिसी लें, तो उस पॉलिसी के मैच्योर होने पे आपको उसका रिटर्न मिलता है, उसका रिटर्न उस पॉलिसी के मैच्योर होने पे मिलता है। वैसे ही क्रेडिट रैप की बात करें, ये भी उसी में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से हमें यहाँ पे क्या पता चला कि डिफ्यूजन उसमें से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिजिकल पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाया गया है। फिजिकल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय, कौन बनाता है? नीति आयोग बनाएगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाएगा? क्योंकि आरबीआई की तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है और बैंक, डिफरेंट बैंक की पॉलिसी जो भी हो, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो नीति आयोग का काम अलग है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। आरबीआई क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है।
तो ये क्लियर हो गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट आपका बजट बनाता है, तो आप कहेंगे इकोनॉमिक अफेयर। सवाल ये है, भारत में राजकोषीय नीति वही चीज हो गई, क्या था वो, फिजिकल पॉलिसी, वित्त मंत्रालय, तो वही हिंदी और इंग्लिश में आपका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल? ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जरा सोच के बताइए तो। ह्यूमन राइट काउंसिल हेडक्वार्टर, हम्म काउंसिल हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? जी हाँ, तो आपको पता है कि बहुत ही फेमस जगह है स्विट्जरलैंड में, जेनेवा। और ये कई जगहों का हेडक्वार्टर, देखिए जेनेवा इन स्विट्जरलैंड काफी ज्यादा जगहों का हेडक्वार्टर है, और उसे में याद रखिएगा कि इसका भी हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ह्यूमन राइट वाले नहीं आते हैं कि कहीं पे दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, या किसी को सजा हो गई, उसमें ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स कहाँ पे है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में इसका मेन ऑफिस है। फिर हर एक कंट्री में भी इसका ऑफिस होता है, इसके लोग एक्टिवली वर्क करते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? अभी बता दिया मैंने आपको कि फाइनेंस में सेबी का काम क्या है। सेबी तो शेयर मार्केट देखिए भाई, देखिए भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, तो हमें पता है कि भाई सेबी जो है ये तो शेयर मार्केट्स के रिलेटेड हो गई, शेयर एंड स्टॉक मार्केट में चली जाएगी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। वित्त मंत्रालय के बारे में अभी देखा कि वो फिजिकल पॉलिसी पे जाती है, राजकोषीय नीति पे जाती है। ठीक है, संसद का काम क्या है भाई? संसद का काम तो अलग है, लॉ बनाना। तो भारतीय रिजर्व बैंक किसके लिए है? भारतीय रिजर्व बैंक है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। किसके लिए है? मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, मौद्रिक नीति के लिए, करेंसी से रिलेटेड काम के लिए आरबीआई का रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है यहाँ पे, विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट टू गेट नेशनल इनकम? एनएनपी से क्या माइनस करते हैं? हाँ 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 हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाया है, अब सोच के बताइए कि एन नेट एनएलपी से, देखिए भाई सीधी कह रहा है कि एनएनपी, तो आप कहते हो सर कि एनएनपी ही तो, एनएनपी को ही तो आप नेशनल इनकम कहते हो, नहीं भाई, एनएनपी एट एफसी को कहते हैं। एनएनपी एट एफसी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जो आती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एनएनपी की जो फैक्टर कॉस्ट है उस पे हम कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट पे आपको पता है ना कि फैक्टर कॉस्ट जो होती है, तो एक होता है ना कि मार्केट प्राइस होता है, तो मार्केट प्राइस से क्या माइनस करते हैं, मार्केट प्राइस से जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, और सब्सिडी को ऐड करते हैं, क्या कहते हैं, सब्सिडी को ऐड करते हैं, और फिर इसी को कहा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर मार्केट प्राइस से निकालना होगा फैक्टर कॉस्ट, तो क्या कीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपने दिए हैं वो माइनस कर दीजिए, और गवर्नमेंट की सब्सिडी को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आंसर, अब आप बताइए, सोचिए। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आंसर कीजिए, सोचिए जरा तो, क्या आंसर होना चाहिए। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल सी बात है कि सब्सिडी ऐड की जाती है। फिर से समझिए भाई, मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा दिया है कि आप क्या करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी होंगे, जीएसटी वगैरह लगेंगी, वो सबको क्या कर देना, माइनस कर देना, और गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडी देती है तो सब्सिडी को ऐड कर देना। तो इसका मतलब क्लियर है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, जो आपको बोला गया नेट नेशनल इनकम, ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस है। और लेकिन जब आपसे नेशनल इनकम पूछा गया, इसका मतलब होगा कि वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा, और यहां से यहां तक आने के लिए बस आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध उत्पाद में से किस राशि को घटाया जाता है? तो जितने भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनको घटा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, विच इज डिडक्टेड, अच्छा वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वही देखिए, वही है, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज है, तो आपका आंसर ए है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे आते हैं और समझते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन प्रायोरिटी
कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर इन विच 5 ईयर प्लान। अरे ये कई बार पूछा गया है 5 ईयर प्लान से कि किस में, तो देखिए 9th 5 ईयर प्लान जो आया था कि एट्थ 5 ईयर प्लान में आपका क्या आया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 1992 के। इसमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है रादर देन पब्लिक सेक्टर को, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया। तो इस तरह से आपका आंसर, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना होगी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भाई? अब सीधी बात है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो गवर्नर ऑफ आरबीआई होगा, सीधी बात है, यहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। भाई प्रेसिडेंट अपने यहाँ पे होते हैं मेन, और प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के हेड होते हैं। लेकिन जब भी बात करेंगे कि आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या आएगा, जो आरबीआई के गवर्नर है वही हेड होंगे। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भारत का जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है वही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को हेड करता है। और ये पूछा जाता है रिजर्व बैंक में कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं किसी भी बैंक। आरबीआई में हमारे यहाँ 4 डिप्टी गवर्नर, एक मेन गवर्नर। ओके, सवाल नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया ओनली। इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसी को हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि मुद्रा, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में स्फीति नियंत्रण सिर्फ भारत सरकार की जिम्मेदारी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कोई भूमिका नहीं है। कि आरबीआई डोंट हैव एनी रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। अगर मनी का सर्कुलेशन रोक दिया जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन रुक जाता है। इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प द कंट्रोल इन द इन्फ्लेशन। अगर मनी का सर्कुलेशन मार्केट में बढ़ा दिया जाए तो इन्फ्लेशन रुक जाता है। अब देखिए ध्यान से समझिए इसको अच्छे से, इस ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहली बात, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम मना नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मना नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहना गलत बात है। केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहना गलत बात हो गई। जी हाँ, तो ये बात गलत हो गई। फिर बात आती है रिजर्व बैंक का। अरे भाई ये तो मेन रोल में आता है, इसी की तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो बैंक रेट है, जो रेपो रेट है, ये सारे रेट्स को ही तो यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसको बोला रोल ही नहीं है। अब ये बताइए कि मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा होने के रीजन से ही इन्फ्लेशन आया है। सप्लाई जब ज्यादा है तो ही क्या आया है, इन्फ्लेशन आया है। और आप कह रहे हैं कि इसी को बढ़ा दो। अरे भैया और ज्यादा पैसा डालोगे मार्केट में तो इन्फ्लेशन में तो बाढ़ आ जाएगी। तो हमें करना क्या है, एक ऑप्शन यहाँ पे सही है कि अगर कहीं से भी मनी का सर्कुलेशन, मार्केट में जो मनी का फ्लो है उसको आप धीमा कर दें तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरह के लॉजिक से आप क्वेश्चन किया करें, चीजें ध्यान से पढ़ना है ऑप्शंस, कि हमें उसमें से बेस्ट ऑप्शन निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वहां से आपका ये आंसर हो गया। अब आते हैं और सवाल हमारा है, विच मेथड इज यूज टू मेजर एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया? अब एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ये अच्छा सवाल है, सोचिए जरा तो। विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया? जी, तो हमारे यहाँ एक सिंपल सा है, देखिए कई तरह को, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड की कितना खर्चा हुआ, दूसरा होता है उत्पादन पद्धति की कितना आउटपुट आया, तीसरा होता है कम्युनिटी में फ्लो कितना है, और चौथा होता है इनपुट मेथड। हमारे यहाँ एक ही मेथड है कि आउटपुट कितना उत्पादन हुआ। इसी मेथड पे हम टोटल अपना एग्रीकल्चर इनकम में देखते हैं कि बाहर कितना मटेरियल आया भाई, कि एक बार खेती हुई, हार्वेस्टिंग हुई, तो कितना पैसा बाहर आया। तो याद रखिएगा इसको ऐसे ही। आरबीआई वॉज नेशनलाइज, नेशनलाइजेशन कब हुआ है, आप सभी को पता है 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। तो याद रखिएगा कि आरबीआई को 1949 में, भले ही इसका एक्ट 1934 है जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना गया हो ब्रिटिश के टाइम पे, लेकिन बाद में जब इंडिया आजाद होता है तो इसको सबसे पहले नेशनलाइज किया जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम करेगा, और ये 1949 में होता है। ठीक है,
तो 1934 के आरबीआई एक्ट से कभी कंफ्यूज हो गए ये मत सोचिएगा तो 1934 या 1925 में हुआ था। ठीक है। स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एट, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्टैगफ्लेशन को क्या कहते हैं, और मैंने समझाया है कि स्टैगफ्लेशन में हमेशा वही कंडीशन होती है कि इन्फ्लेशन का रेट हाई है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन रेट हाई है, ग्रोथ डाउन है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो सब देखिए यहाँ पे क्या है, हाई इन्फ्लेशन दो ऑप्शन में है, तो पहले यही दो ऑप्शन में से आंसर होगा। ग्रोथ किस में लो है, इसमें है, तो ज्यादा सुटेबल हो गया। और फिर देखिए इसी में हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी लिखा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आज से याद रख लीजिए, केवल ये तीन वर्ड अगर आप याद रखें, इसको इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको ये तीन वर्ड याद हैं तो आपसे कभी भी स्टैगफ्लेशन का सवाल गलत नहीं होगा। और स्टैगफ्लेशन बहुत बार पूछ लिया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि मैंने प्रैक्टिस में इतनी बार स्टैगफ्लेशन करा दिया है कि अगर आपको अभी भी हिंदी में आप समझ लीजिए कि उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, उच्च, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म में चला जाता है भाई, तो ध्यान दीजिएगा इस पे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब क्लियर है कि इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। When too much money chase to few goods, the resulting inflation is called, गिने चुने गुड्स के कारण जब इन्फ्लेशन बढ़ता है कि कुछ ही चीजों पे ज्यादा पैसा लगा देना, इसका मतलब उसकी डिमांड हाई होगी। क्या होगी? उसकी डिमांड हाई हो गई। और डिमांड का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन के टाइप में पढ़ा है, डिफ्लेशन तो होने से रहा, स्टैगफ्लेशन होने से रहा। तो पहले तो अपने ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए कि ना तो ये अपस्फीति है और ना ही द लास्ट ऑप्शन, दो बचती है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कब लगता है? जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, रॉ मटेरियल जिससे वो चीज बनी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, तो जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल बढ़ जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फ्यू गुड्स में सीधी बात है कि उस फ्यू गुड्स की डिमांड बढ़ी और उसके रीजन से उसकी कीमतें बढ़ी और लोगों को लेने के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ा। इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट हो गई कि बहुत ज्यादा पैसा उसके लिए सर्कुलेट हो गया मार्केट में, और इसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में जो फैक्टर कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अब सीधे सीधे मोटर में जानिए कि फैक्टर कॉस्ट, किसी चीज को बनाने की कॉस्ट बढ़ गई है तो सीधी बात है लैंड महंगी हो गई, लेबर महंगा हो गया, रेंट महंगा हो गया, और इंटरेस्ट लग रहा है हाई, तो फिर वो जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है वो अपने गुड्स की कीमतें बढ़ा देगा। ठीक है, हर चीज की कीमतें बढ़ती रहती हैं टाइम टू टाइम, आपने देखा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द इंडिविजुअल? ऐसी मतलब किसकी इकोनॉमी में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कोई इंडिविजुअल हैंडल करता है, ना कि कोई सरकार? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, बोथ, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। देखिए इसमें मिक्स्ड में तो क्या होता है, देखिए कैपिटलिस्ट में क्या है, मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे कैपिटलिस्ट है, मोस्ट सुटेबल कैपिटलिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, सरकार का मिनिमम कंट्रोल होता है। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन पे वर्क करती है विथ मिनिमम कंट्रोल ऑफ सरकार, मिनिमम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, तो इसमें कुछ भी इंडिविजुअल जैसा नहीं होगा। मिक्स्ड में पता है कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा मिलके चलते हैं जैसे इंडिया में, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल है लेकिन सब कुछ नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, भाई जहाँ सोशलिस्ट हो वहाँ कैपिटलिस्ट, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है, करते हैं, बट इसमें देखेंगे कि कैपिटलिस्ट भारी पड़ेंगे, जैसे इंडिया में भी प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो गया क्योंकि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्स होता है। ठीक है, लेकिन आप देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर के ज्यादा प्राइवेट सेक्टर है, इवन गवर्नमेंट भी अपने सेक्टर्स को उड़ा के प्राइवेट कंपनियों को ओन कर रही है क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए कुछ 4-5 क्वेश्चन और। इन ऑर्डर टू कंट्रोल हाई रेट इन्फ्लेशन विच स्टेप शुड बी टेकन बाय द आरबीआई? आरबीआई को हाई रेट इन्फ्लेशन रोकने के लिए कौन सा स्टेप लेना चाहिए? देखिए सीधी बात है कि इंक्रीज होना चाहिए, मैंने आपको बताया जब भी इन्फ्लेशन होगा सारे रेट्स को इंक्रीज करना है। तो पहले तो ऑप्शंस में देखेंगे इंक्रीज कहाँ है, सर दो है, दो है यहाँ पे। देखिए डिक्रीज का तो ऑप्शन ही नहीं है, डिक्रीज तो डिफ्लेशन में करेगी, डिक्रीज कब करेगी? जब डिफ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन में
आपको पता है कि इन्फ्लेशन में क्या होता है? इंक्रीज। इन्फ्लेशन में क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिफ्लेशन में क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अब सवाल आता है कि भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इन इन्फ्लेशन इंक्रीज एंड डिफ्लेशन क्या है भाई? डिक्रीज है। तो ये तो इन्फ्लेशन है, राइट? तो इंक्रीज होगा। इंक्रीज दो जगह है। ज्यादा प्रिंटिंग करने से और सर्कुलेट करने से इन्फ्लेशन में बाढ़ आ जाएगी और पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। तो ये ऑप्शन तो गलती से भी ना लगा देना आप, और डिक्रीज वाले भी काट दो। अब बात आती है सीआरआर और एसएलआर और रिवर्स रेपो रेट। इसमें गवर्नमेंट सरकार यूज क्या कर सकती है? क्योंकि दोनों हो सकता है यार। हाई इन्फ्लेशन रेट रोकना है, देखो हाई इन्फ्लेशन रेट में देखो सीआरआर और एसएलआर क्या होता है भाई? सीआरआर है 4% और एसएलआर है 18%, दोनों को मिला लिया तो 22%। ये वो होता है कि इतना परसेंट कैश के फॉर्म में या फिक्स एसेट के फॉर्म में बैंकों को अपने पास रखना है, तो 100 रुपए में 22 रुपए बैंक अपने पास रख लिया। रेपो रेट वो होता है जिसमें शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। 90 दिनों का जो लोन होता है, जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से देते हैं, और मान लो भाई उसका 6.55% इस टाइम इंटरेस्ट रेट चल रहा है। यार वैसे तो मैं देखा जाऊं तो दोनों रेट, दोनों ऑप्शन भी सही होने चाहिए, बट ध्यान से देखा जाए ये तो सभी बैंकों के लिए फिक्स है। गवर्नमेंट क्या कर सकती, आरबीआई क्या कर सकती है? इसी को उठा के 8 से 10% कर दे। तो जब शॉर्ट टर्म लोन पे हैवी इनको रेंट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बैंक यूज करती है बैंक रेट का और रेपो रेट का। दो का यूज सबसे ज्यादा होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, बैंक रेट और रेपो रेट। हालांकि अगर ये दोनों ऑप्शन भी आ जाए तो आप सही कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम रेपो रेट के साथ चले जाएंगे। अब सवाल है, विच वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स? हाँ, हाँ। वो सवाल है कि ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन होता है। एक तो यूरोपियन यूनियन है, और एक है कि ब्रिक्स सम्मेलन। तो पहले ब्रिक्स सम्मेलन क्या है और विच वाज द लास्ट कंट्री? वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, फिलहाल इस ऑप्शन में से देना है, तो सोचिए जरा तो ब्रिक्स क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स सम्मेलन के रशिया चाइना दोनों ऑलरेडी पार्ट हैं। रशिया और चाइना ऑलरेडी इसके ब्रिक्स के ही पार्ट हैं। तो सवाल ये आएगा कि जब रशिया और चाइना ऑलरेडी पार्ट है, इंडिया ऑलरेडी पार्ट है, तो बचा कौन? साउथ अफ्रीका। आपको पता है कि अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन भी G20 में मर्ज हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में हुए, जो दिल्ली में हुआ था, इसमें अफ्रीकन यूनियन भी मर्ज हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अफ्रीकन यूनियन भी मर्ज हो गया। ये भी एक आपका करंट में आ जाएगा। ठीक है, ये करंट्स का पार्ट हो गया। दो तीन क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम ये अपना वीडियो एंड करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये तीन क्वेश्चन क्या है। विच इकोनॉमिक्स coined the terms माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो याद रखिएगा कि अल्फ्रेड मार्शल तो पहले के हैं। अब आते हैं कि रैंगर फ्रिंक्स और रैंगर। अब देखिए दो नाम सिमिलर हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो जरा दिमाग लगाइए, जरा दिमाग लगाइए, सोचिए जरा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रैंगर, जो ये फ्रिंक्स जी हैं, रैगनार फ्रिक्स जी, देखिए आंसर यहाँ पे दिया भी हुआ था, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। याद कर लीजिए कि अल्फ्रेड मार्शल बड़े पुराने हैं, तो ये तो मतलब अलग ही अर्थशास्त्र की परिभाषा थी। चलिए, विच रेट इज द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू बैंक्स फॉर द लॉन्ग टर्म? देखिए ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि देखिए पहले तो मार्जिनल एडजस्ट फैसिलिटी रेट, ये कहीं ना कहीं से नहीं, कहीं से भी होता। ये तो आपकी जैसे क्वांटिटी टूल और क्वालिटेटिव टूल होती है ना, तो क्वांटिटी टूल के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में जान लीजिए कोई लोन वाला प्रोविजन नहीं होता। रिवर्स रेपो रेट लोन से रिलेटेड है ही नहीं। इसमें बस कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कॉमर्शियल बैंक एक्स्ट्रा पैसा जो अपना होता है, सरप्लस अमाउंट जो होता है, उसको आरबीआई के पास रख देते हैं एज अ सेविंग अकाउंट। समझो यार, कि जैसे सेविंग अकाउंट में अपना एक्स्ट्रा पैसा रख दिया और इस पे 3% इंटरेस्ट उठा लो, 3% 3 से 4% के बीच में। तो दो ही रेट होते हैं, बैंक रेट और रेपो रेट। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये शॉर्ट टर्म लोन है। ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है। ये मुश्किल से 90 दिनों का होता है। ठीक है,
वहीं बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन है। अगर आपको कैपिटल मार्केट में जाना है, कैपिटल मार्केट रेगुलेशन में जाना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भाई बिजनेस लगा सेटअप करना है, तो आपको जो लोन मिलेगा वो क्या होगा, बैंक रेट पे लोन मिलेगा। तो याद रखिएगा कि बैंक रेट है लॉन्ग टर्म लोन्स जो आरबीआई देती है, तो हमेशा रेपो रेट हायर होता है। जैसे अगर रेपो रेट 6.65 होगा तो बैंक रेट हो सकता है 6.5 होगा। शायद करंट में यही है, थोड़ा बहुत बदलता रहता है ये। तो ये सिनेरियो है, फिलहाल ये सिनेरियो है किसी भी बैंक रेट का और रेपो रेट का। तो हमेशा याद रखिएगा भाई, हिंदी वाले बच्चों को भी देखो थोड़ा सा बता दें, क्वेश्चन रहा कौन सी दर आधिकारिक ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। तो याद रखिएगा कि नाम तो सारे वही हैं, कि बैंक दर हो या रेपो दर हो, ठीक है। सीमांत समायोजन सुविधा दर तो अलग हो गई, वो तो गुणवत्ता की बात करता है, ठीक है। हालांकि ये भी एक तरह का टूल है जिसको घटाया या बढ़ा के आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो क्वालिटेटिव टूल्स में भी एक दो टूल्स ऐसे हैं जो कि गुणवत्ता के साथ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। A market structure which the dominated by only a small number of firms, क्या उसमें परफेक्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार प्रतियोगिता है, अल्पाधिकार है, या मोनोपोलिस्टिक है, जिसे वही है एकाधिकार है, मोनोपोली दो बार आ गया। मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में डिफरेंस है। तो अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाय ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। तो देखिए यार, अगर एक केवल एक फर्म होती तो हम कह देते कि मोनोपोली है, कोई एक कंपनी हो। लेकिन अगर दो से तीन कंपनियां होती हैं, दो से तीन कंपनियां फॉर्म आ जाती हैं, तो उसको ओलिगोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोपोली। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, ओलिगोपोली। जैसे अगर मैं बात करूं, आज इंडिया का कम्युनिकेशन मार्केट देख लिया जाए, तो कम्युनिकेशन मार्केट में अगर आप देखेंगे जिसमें आप बात करें डेटा प्रोवाइडिंग की, तो एक तो जियो है, एक एयरटेल है, कहीं कहीं वोडाफोन है। तो ये दो ही तीन है। आइडिया वगैरह लगभग में अब एग्जिस्ट नहीं करते, वैसे तो कहने को है, लेकिन आइडिया भी है। लेकिन कुल मिला जुला के मोस्ट मार्केट जियो एयरटेल और थोड़ा सा वोडाफोन कवर कर लेता है, बाकी सब बड़े छोटे छोटे हैं। तो अब जियो एयरटेल या वोडाफोन वो जो भी है, ये जो मेजर डिसीजन लेंगे वही पूरी मार्केट का डिसीजन होगा। जो मेजर डिसीजन लेंगे वही पूरी मार्केट का डिसीजन होगा। और यहीं पे सारा गेम खत्म हो जाता है। यहीं पे क्या हो जाता है, यहीं पे कहा जाता है कि ये ओलिगोपोली है। जब दो से तीन फर्म्स मिला के एक पूरा इंडस्ट्री संभाल ले, तो फिर ये दो तीन फर्म जो मिलकर डिसाइड करेंगे, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और कोई, इसलिए कहा जाता है कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन का मतलब हो कि एटलीस्ट भाई ठीक ठाक कॉम्पिटिटर हो सबकी, लगभग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भाई, 60-40 का रेशियो चलता है, ठीक है। ये हो 55-45 का रेशियो चलता है। ऐसा ना हो कि एक 90 और एक 10 हो, बेचारा ये क्या करेगा, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, कंपनियां कभी कभी अपनी मनमानी भी करती है। तो देखिए अभी तो नहीं, लेकिन देखिए रेट वगैरह बढ़ता रहता है हमेशा, कम्युनिकेशन की कॉलिंग के रेट ये बढ़ाते रहते हैं। पहले 30 डेज का महीना होता था, फिर सारी की सारी टेलीकॉम कंपनियों ने 28 डेज का महीना कर दिया। ये 2 से 3 डेज जो बचते हैं इनके अलग अलग महीने में, इसमें ये हैवी कमाई करते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा यूजर हैं। तो इनकी अर्निंग इतने में, मतलब एक दिन का ये 4 घंटे भी घटा देना, तो मिनटों में इतनी कॉलिंग होती है, इतना डेटा यूज हो रहा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप डाटा के थ्रू ही तो पढ़ रहे हैं। 3 डेज में आपको 3 एक्स्ट्रा क्लास उसी डाटा में मिलती कि नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर ये ओलिगोपोली होती है तो इस तरह से दिक्कत करती है। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट में इतना ही था। कमेंट करके बताइएगा, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है सेकंड वाला, कि और किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो बताइएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अगली 2 वीडियोस आपकी बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट होगी। अगले 30 क्वेश्चन में भी हमने अभी तक का जो पढ़ा है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।